हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। वीडियो को देखते समय आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करें। अब समय आ गया है सहम जाने का। आज मैं आप लोगों को 13B मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी की शुरुआत में हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं जो कि रिसेंटली एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। फ्लैट का नाम 13B था, जो कि बिल्डिंग के 13th फ्लोर पर स्थित था। मनोहर, जिसका रोल आर माधवन प्ले कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उसने इस फ्लैट को अपने बड़े भाई के साथ मिलकर 20 साल की EMI पर लिया है। सभी लोग इस नए फ्लैट में आकर काफ़ी खुश थे, लेकिन उसी दिन से उस नए फ्लैट में कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगती हैं। घर में रखा दूध अपने आप ही फट जाता है और उस बिल्डिंग में लगा हुआ लिफ्ट मनोहर को छोड़कर सबके लिए चलती थी। ये परिवार पूजा घर में कील ठोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी परिवार दीवार में कील ठोक नहीं पाता, जैसे वो दीवार ना बल्कि कोई पत्थर हो। एक बार मनोहर घर के अंदर फ़ोन में अपनी फ़ोटो लेता है, जो कि काफ़ी बिगड़ी हुई फ़ोटो आती है। यहाँ मनोहर को आश्चर्य होता है, क्योंकि जब वो फ्लैट से बाहर खड़े होकर फ़ोटो लेता है तो फ़ोटो सही आती है, बट जैसे ही वो फ्लैट के अंदर फ़ोटो क्लिक करता है, फ़ोटो पूरी तरह बिगड़ जाती है। इस परिवार की औरतों को टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक था और इस फ्लैट में आकर उन्होंने नया शो देखना शुरू किया था, जिसका नाम था सब खैरियत। इस सीरियल में एक परिवार की कहानी दिखाई जाती है जो कि हूबहू मनोहर के परिवार जैसी ही थी। सीरियल वाले कैरेक्टर भी नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। उन्होंने भी अपना घर 20 साल की EMI पर लिया होता है। सीरियल में मेन कैरेक्टर के बड़े भाई को प्रमोशन मिलती है और वो बोलते हैं कि उन्हें पर मंथ 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे वो अपनी EMI 16 साल के अंदर ही भर देंगे। इसके ठीक बाद मनोहर के घर पर भी वैसा ही होता है। उसके बड़े भाई को प्रमोशन मिल जाती है और इतना ही नहीं, उनकी सैलरी रेज भी एग्जैक्टली 10,000 रुपीज़ पर मंथ थी। और इतना ही नहीं, मनोहर का भाई सेम वही बात बोलता है कि वो अपनी घर की EMI 16 साल के अंदर ही भर देंगे। अब इन सिमिलैरिटीज़ को मनोहर नोटिस करने लगा था, बट वो ये बात घर के किसी और मेंबर्स को नहीं बताता है। आगे सीरियल में दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर की छोटी बहन सारे सब्जेक्ट में पास हो गई थी और उसकी ओवरऑल परसेंटेज 69.8% थी। मनोहर की बहन के साथ भी सेम यही होता है, वो भी सारे सब्जेक्ट में पास हो जाती है और उसकी भी परसेंटेज 69.8 ही थी। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये होती है कि मनोहर की बहन पढ़ाई में काफ़ी वीक थी और उसका सारे सब्जेक्ट में पास होना ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। इन सिमिलैरिटीज़ को देखकर मनोहर डर जाता है और वो हमेशा नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करता है। नेक्स्ट एपिसोड में सीरियल में दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर की वाइफ प्रेग्नेंट है और इधर मनोहर की भी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद सीरियल में मुख्य कैरेक्टर की वाइफ सीढ़ियों से गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल लाइफ में भी मनोहर की वाइफ का किचन में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मनोहर की वाइफ का भी मिसकैरेज हो जाता है। इस एक्सीडेंट से प्रिया यानी कि मनोहर की वाइफ की जान डॉक्टर सिंधे बचाते हैं। डॉक्टर सिंधे मनोहर की फैमिली के काफ़ी क्लोज थे। उन्होंने मनोहर की माँ का भी ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर सिंधे मनोहर के फैमिली डॉक्टर थे। इन घटनाओं के बाद मनोहर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और वो ये बात अपने फ्रेंड शिव को बताता है, जो कि एक सब इंस्पेक्टर था। शिव मनोहर के साथ उसके घर पर जाता है, जहाँ मनोहर का परिवार सब खैरियत सीरियल देख रहे होते हैं। सीरियल में भी सेम यही दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर का एक फ्रेंड घर पर आता है, जो कि एक सब इंस्पेक्टर था। सरप्राइजिंगली सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे रियल लाइफ में हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि सीरियल में सब इंस्पेक्टर को कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि उनके घर में गैस लीकेज की वजह से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। और अब मनोहर समझ जाता है कि उसके फ्रेंड शिव के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद वो शिव के घर भाग कर जाते हैं और घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि गैस सिलेंडर लीकेज हो रखा है। वो लोग इस घटना से बाल बाल बचते हैं और शिव को भी समझ में आ जाता है कि मनोहर के घर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जो कि टीवी पे चल रहे सीरियल सब खैरियत से कम्युनिकेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में मनोहर सब खैरियत के डायरेक्टर से मिलने उनके स्टूडियो पहुंचता है, जहां मनोहर एंड हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जो सीरियल उसके घर में आती है वैसे तो कोई सीरियल है ही नहीं। दरअसल सब खैरियत एक दूसरा शो था, जो कि एक क्राउड शो था, ना ही कोई सीरियल। यानी कि वो पर्टिकुलर सीरियल सिर्फ मनोहर के घर में ही आती थी। अब मनोहर इस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि फिर उसे नहीं पता चलता कि आगे सीरियल में क्या हुआ।
जिसके कारण वो अपनी फैमिली के फ्यूचर को नहीं जान पाता एंड वो उन्हें सेव भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मनोहर के पड़ोसी का एक कुत्ता होता है। मनोहर देखता है कि उनके पड़ोसी का कुत्ता फील्ड में कुछ देख कर रहा है। मनोहर को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि इस पहेली को सुलझा दे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मनोहर देर रात उस जगह पर खुदाई करता है जहाँ पर उसके पड़ोसी का कुत्ता डेग कर रहा था। मनोहर को वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी डायरी मिलती है। इस डायरी में कुछ फ़ोटोज़ थे और यहाँ पर मनोहर और हम व्यूअर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, क्योंकि जो परिवार सिर्फ मनोहर के घर पर आने वाले सीरियल में थे, ये उन्हीं की फ़ोटोज़ थी। यहाँ सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि डायरी और कैलेंडर का डेट 1977 था। जी हाँ, अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि 1977 में सीरियल में दिखने वाले सारे पात्र जवान थे, तो 30 साल बाद ये पात्र आज भी सेम कैसे दिख सकते हैं। मनोहर ये डायरी अपनी फ्रेंड शिव को दिखाता है। शिव लाइब्रेरी जाकर सन 1977 के पेपर्स चेक करने लगता है ताकि उन्हें इस परिवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद वो एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें इस परिवार की तस्वीर छपी रहती है। न्यूज़पेपर में उन घटनाओं का भी जिक्र था जो इस परिवार के साथ घटित हुआ रहता है। सीन फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि 1977 में मनोहर के जैसा ही एक परिवार है जो कि उसी जगह रहती थी जहां मनोहर का अपार्टमेंट आज खड़ा था। चित्रा जो कि इस परिवार का हिस्सा थी, वो एक न्यूज़ एंकर थी जो कि उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। परिवार के सभी लोग चित्रा को टीवी पर देखने के लिए टीवी खरीद कर लाते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश थे। घर में अशोक नाम का आदमी था जो कि भाई बहनों में सबसे बड़ा था, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल था। चित्रा की एंगेजमेंट हो गई थी और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अगले दिन चित्रा के फियोंसे जब इस परिवार से मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि घर में 8 लोगों की हत्या हथौड़े से मारकर कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। घर में सिर्फ एक ही सदस्य जिंदा था, वो था अशोक, और उसके हाथ में हथौड़ा था और उसकी शर्ट पर खून भी लगा था। अब इससे यही लग रहा था कि अशोक ने अपनी फैमिली के सारे सदस्यों का मर्डर किया है, और चूंकि वो मेंटली अनस्टेबल था तो सभी को यही लग रहा था कि उसी ने मर्डर किया है। अब यहाँ पर एक और कहानी थी। चित्रा के एंगेजमेंट के दिन उसका कोई दीवाना घर पर आकर चिल्ला रहा था क्योंकि वो चित्रा को टीवी पर देखता था और चित्रा उसे बहुत पसंद थी। अब यहाँ पर ये लग रहा था कि ये व्यक्ति भी चित्रा और उसके परिवार का कातिल हो सकता है। बट यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने तो घटना के कुछ दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी। सरप्राइजिंगली जो इंस्पेक्टर इस केस की छानबीन कर रहा था उसने भी सुसाइड कर लिया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद शहर वाले ये मानने लगे थे कि चित्रा के उसी आशिक की आत्मा ने अशोक के शरीर में आकर अशोक से मर्डर करवाया है। 30 साल बाद अभी इसी परिवार के लोग मनोहर के फ्लैट को हॉन्ट कर रहे थे और शायद वो अपने कत्ल का बदला लेना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर कातिल है कौन। सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि ये सब जानने के बाद मनोहर और शिव अशोक से ये सोचकर मिलने जाते हैं कि उन्हें और जानकारी मिल सके। अशोक फिलहाल एक पागल खाने में उम्र भर के लिए कैद था। वो मनोहर को देखकर एकदम पागलों वाला बिहेव करने लगता है और मनोहर और शिव को उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। उसके बाद मनोहर और शिव चित्रा के फियोंसे से मिलने जाते हैं जिससे चित्रा की एंगेजमेंट हुई थी, जो कि एक एडवोकेट था। वो मनोहर से कहता है कि अशोक कभी भी अपने परिवार वालों को नहीं मार सकता, उसके फैमिली को किसी और ने मारा है और उसका इल्ज़ाम अशोक पर लग गया है क्योंकि उसी के हाथ में हथौड़ा था। दरअसल वो उस हथौड़े से टीवी को तोड़ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके परिवार वालों का कत्ल टीवी ने किया है। यहाँ पर यह क्लियर हो रहा था कि घर का भूत कौन था, वो परिवार जिसे हथौड़े से मार दिया गया था। पर 1977 में इस 8 लोगों के परिवार को किसने मारा था, मनोहर और व्यूअर्स के आगे ये सवाल अभी भी खड़ा हो रहा था। उसी रात मनोहर की टीवी अपने आप चलने लगती है जहाँ सब खैरियत सो की एक क्लाइमैक्स एपिसोड आती है जहाँ पर उस कातिल का शक्ल दिखाया जाता है जिसने सीरियल के सभी परिवार वालों को जान से मार डाला था। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये होती है कि सीरियल में कातिल के रूप में मनोहर खुद था। वो एक हथौड़ा लेकर चल रहा था और शायद उसी ने सारे परिवार वालों को मार डाला था। इसके बाद एपिसोड देखकर मनोहर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने दोस्त शिव के साथ सीधे डॉक्टर शिंदे के पास जाता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि वो फ़्लाइट टिकट करके उसके फैमिली को दूर भेज दे क्योंकि आज शायद वो अपने परिवार वालों को जान से मार डालेगा। इसके बाद वो शिव से कहता है कि शिव उसे कमरे में लॉक कर दे ताकि
वो यानी कि मनोहर अपने कमरे से बाहर ही ना निकल पाए। अगले सीन में डॉक्टर सिंधे मनोहर के घर जाते हैं, जहाँ वो मनोहर के परिवार को फ़्लाइट की टिकट देते हैं। डॉक्टर सिंधे मनोहर की हॉल में बैठे होते हैं कि तभी टीवी खुद अपने आप स्विच ऑन हो जाती है। टीवी में चित्रा आ रही थी और वो डॉक्टर सिंधे से डायरेक्टली बात कर रही थी। इसके बाद वो डॉक्टर से पूछती है कि उसके परिवार का क्या कसूर था जो उस डॉक्टर ने सभी परिवार के लोगों को मार डाला। अब ये देखकर हम व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और फाइनली हमें पता चलता है कि डॉक्टर सिंधे ही चित्रा और उसके परिवार के कातिल हैं। दरअसल चित्रा का आशिक जिसने आत्महत्या कर ली थी, डॉक्टर सिंधे उसी के बड़े भाई थे। डॉक्टर सिंधे अपने भाई की मौत बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने भाई की मौत का कसूरवार वो चित्रा और उसकी फैमिली को मान रहे थे, इसलिए उन्होंने सभी को हथौड़े से मार डाला। 1977 में वो पुलिस इंस्पेक्टर जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने इस केस को सुलझा लिया था, इसलिए डॉक्टर सिंधे ने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिससे सबको ऐसा लग रहा था कि पुलिस इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया है और लोग ये समझ रहे थे कि ये किसी भूत का काम है। इसके बाद डॉक्टर सिंधे को मनोहर का परिवार वो परिवार दिखने लगता है जिसे उन्होंने 1977 में मौत के घाट उतार दिया था। वो एक हथौड़ा उठाकर इन सभी को मारने की कोशिश करते हैं। इधर मनोहर ये रियलाइज़ करता है कि सीरियल में उसके हाथ में दूसरा हथौड़ा था और कत्ल किसी और हथौड़े से हुआ था। वो अपने परिवार को मारने नहीं बचाने गया था। ये जानने के बाद वो इंस्पेक्टर शिव के साथ अपने घर पर भागते हुए जाता है, जहां वो घर आता है और वो डॉक्टर सिंधे को अपने परिवार पर हथौड़े से वार करते हुए देखता है। इसके बाद मनोहर दूसरे हथौड़े से डॉक्टर सिंधे पर वार कर देता है और डॉक्टर सिंधे की वहीं पर मौत हो जाती है। फाइनली आत्माओं को अपना बदला मिल चुका था और अब सब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर में सब कुछ ठीक हो गया है, दूध भी अब नहीं फट रहा है और पूजा रूम में कीले गाड़कर भगवान की तस्वीरें भी टांग दी गई हैं और ये परिवार एक बार फिर से काफ़ी खुश था। इस परिवार ने अशोक को पागल खाने से छुड़ाकर अपने घर पर ही रख लिया था ताकि वो अपनी बची ज़िंदगी आराम से बिता सके। अब बिल्डिंग की लिफ्ट भी मनोहर के लिए काम कर रही थी और जब वो लिफ्ट से नीचे जा रहा था तो उसे एक कॉल आता है। सरप्राइजिंगली ये कॉल डॉक्टर सिंधे का होता है, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। जब मनोहर कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से डॉक्टर सिंधे बोलते हैं, आजकल के भूत मोबाइल फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उनके ऐसा बोलने के ठीक बाद लिफ्ट 13th फ्लोर से नीचे गिर जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी कमाल की है और वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्मों में से एक है। यकीन मानिए इसमें आपको कोई बनावटी डरावने चेहरे नहीं दिखेंगे, बट ये मूवी आपको डरने पर मजबूर कर देगी और हर मोमेंट पे आप जानना चाहोगे कि आगे क्या होगा, बिल्कुल मूवी के कैरेक्टर मनोहर की तरह। सो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।